दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, देश की इससे बड़ी विडंबना कुछ हो नहीं सकती है कि इस बार संसद का सत्र जब शुरू होगा, मानसून सत्र, तो उस वक्त संसद के भीतर देश के पूर्व न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके रंजन गोगोई भी मौजूद होंगे। रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, लेकिन अब संसद सदस्य हैं और उसी संसद में जहां वो बैठेंगे, चाहे उनके बाईं तरफ की दो कुर्सी छोड़कर तीसरे सांसद को देखिए, चाहे दाहिनी तरफ दो सांसद को छोड़कर तीसरे सांसद को देखिएगा, चाहे आगे दो कुर्सियों को छोड़कर तीसरी कुर्सी देखिए या पीछे की तरफ दो कुर्सी छोड़कर तीसरे सांसद को देखिएगा, संसद के भीतर हर तीसरा सांसद दागी है। और दागी का मतलब यहां पर उसके खिलाफ चल रहे उन अपराधों की फहरिस्त है जिसका जिक्र चुनाव लड़ते वक्त या राज्यसभा में नॉमिनेशन के वक्त उसने हलफनामे में किया था। तो जिस संसद के भीतर हर तीसरा शख्स दागी है और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से गुहार 2014 में देश के प्रधानमंत्री ने लगाई थी, यह कहते हुए लगाई थी कि 2015 तक स्थिति अनुकूल कर दीजिए, सफाई कर दीजिए, जिन सांसदों के खिलाफ मामले चल रहे हैं उन्हें निपटाइए, जिससे कि यहां पर लगे कि लोकतंत्र के मंदिर में कम से कम ऐसे लोग नहीं हैं जिनके ऊपर कोई आपराधिक मामला चल रहा है। लेकिन यह किसे पता था कि 2014 की परिस्थितियां 2019 में आते आते और विभत्स हो जाएगी। यानी 2014 में जितने सांसद थे, जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, उनकी तादाद, दागी मंत्रियों की तादाद 2019 में बढ़ जाएगी। किसे पता था? और तो और यह भी किसे पता था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायरमेंट के 4 महीने के भीतर संसद के हिस्से में आकर खड़े हो जाएंगे और खड़े करने वाली वही राजनीतिक पार्टी होगी सत्ताधारी जिसके अपने सांसदों की तादाद संसद के भीतर सबसे ज्यादा दागियों को लेकर है। और यह फहरिस्त सिर्फ संसद तक सीमित नहीं है, यह विधानसभाओं में है, यह जिला पंचायत स्तर पर है। हर जगह हलफनामे में जिक्र अपनी आपराधिक छवि का करने में अगर कोई गर्व महसूस करता है तो इसका मतलब बहुत साफ है कि आज नहीं कल जिला पंचायत का अपराधी विधानसभा होते हुए संसद तक पहुंचने को बेचैन है। लेकिन न्यायपालिका ने घुटने टेक दिए क्या? जब कार्यपालिका और विधायिका फिसलन पे रही, राजनीतिक सत्ता ने अपने हाथ का खिलौना बना दिया, तब न्यायपालिका ने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा क्यों नहीं की? यह सवाल कोई भी पूछ सकता है और यह सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि आज हम जिस अपराधी विकास का जिक्र कर रहे हैं, विकास दुबे का, वह भी तो जिला पंचायत से निकला हुआ शख्स है, वहां भी तो उसने चुनाव लड़ा है। और हो सकता है आने वाले वक्त में वो आपको कहीं और नजर आए, वो पार्लियामेंट भी हो सकती है। इससे कहां, क्योंकि हर सांसद जो दागी है उनके जब पन्नों को खोलना शुरू कीजिएगा तो सफर आपको कुछ ऐसा ही लगेगा। लेकिन विकास दुबे का सफर को देख लीजिए तो आपको कुछ चीजें और साफ हो जाएंगी। 1990 में, 1964 का जन्म है विकास दुबे का, 1964, नेहरू की मौत 1964 में ही हुई थी। लेकिन अभी उससे मत जोड़िए। 1964 में जन्म लेने वाला विकास दुबे सिर्फ 26 बरस की उम्र में पहला अपराध करता है 1990 में। वह अपराध उसको पहचान दिलाती है, उस दौर के पॉलिटिशियंस की निगाहें उस पर जाती है, उसमें से एक शख्स उसको राजनीति में लेकर आता है और जो सफर शुरू होता है उस सफर पर चलिएगा तो देखिए किसी अपराधी की ताकत का मतलब वोट के लिए क्या होता है। सन 2000 में ताराचंद इंटर कॉलेज के मैनेजर सिद्धेश्वर पांडे की हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद जेल हो जाती है। विकास दुबे को जेल में रहकर वह चुनाव लड़ता है और जेल में रहते हुए वो साजिश करता है एक और हत्या की। और संयोग से जहां पर वो चुनाव लड़ रहा था उस चुनाव में सामने प्रतिद्वंदी के तौर पर जो लोग मौजूद थे, उन्हीं का गुर्गा जो शख्स था, उसके हत्या की साजिश वह जेल में बैठकर बनाता है। उसकी भी हत्या होती है और जेल में बैठे हुए राम बाबू यादव की हत्या की साजिश का आरोप भी उस पर लगता है। लेकिन यह शख्स चुनाव जीत जाता है, जेल में है, प्रचार करने नहीं आया, जेल से ही साजिश रची, हत्या भी हो गई, आरोप भी लग गया और सन 2000 में चुनाव जीतने के बाद जब बाहर आता है तो थाने में खड़े होकर वह जो राज्य स्तर के जो यानी राज्य मंत्री के तौर पर जो होते हैं दर्जा प्राप्त, उनकी हत्या शिवली पुलिस थाने में कर देता है। सामने थानेदार मौजूद है लेकिन संतोष गुप्ता जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था उनकी हत्या हो जाती है।
फिर जेल होती है, फिर जमानत होती है, फिर हत्या का सिलसिला होता है, फिर जेल होती है, फिर हत्या होती है। यह सिलसिला लगातार चलता है। 2004 में केबल ऑपरेटर दिनेश दुबे की हत्या होती है, एक बिजनेसमैन की हत्या होती है, 2013 में हत्या होती है, 2018 में उनके भतीजे अनुराग की हत्या, जेल में वो बंद है। उसके बाद साजिश रची जाती है, क्योंकि अनुराग की पत्नी कहती है इन्होंने ही हत्या कराई है, साजिश रची है, उनके खिलाफ मामला होता है। 2020 आते आते स्थिति क्या हो गई, ये हमारे आपके सामने है। लेकिन इस सफर का कोई मतलब नहीं है। यह बहुत छोटा अपराधी है। इस देश के भीतर के पन्नों को आइए जरा खोल लीजिए, तब आप समझ पाएंगे कि हम लोग की दिशा क्या है। क्योंकि जब आप पन्ने खोलना शुरू करेंगे तो आपके सामने तुरंत आ रहा है हर तीसरा सांसद दागी है। कैबिनेट मिनिस्टर्स 2014 में जितनी बड़ी तादाद में दागी थे, उनमें भी इजाफा हो गया है। हम कहां आकर फंस गए। लेकिन उससे पहले आपको यूपी के ही सफर पर लिए चलते हैं। जब हम विकास दुबे का जिक्र कर रहे हैं तो यूपी का सच क्या है। यूपी के भीतर का सच यह है कि उत्तर प्रदेश में अपराध की संख्या लगातार बढ़ी है, इससे कोई इनकार नहीं है। आप भी एनसीआरबी का डाटा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हम उस डाटा का जिक्र आपसे नहीं कर रहे हैं। हम इस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा क्राइम होता है, जहां पे सबसे ज्यादा मर्डर होता है, जहां सबसे ज्यादा डकैती होती है, जहां सबसे ज्यादा फिरौती होती है। हम इस बात का जिक्र आपको आंकड़ों के जरिए नहीं करेंगे। हम तो आपसे इस बात का जिक्र करेंगे कि इस अपराध को रोकने के लिए जब कार्रवाई शुरू हुई, तो ऐसे में पहले साल जब योगी सरकार आई 2017 मार्च के महीने में, तो 2018 के मार्च के महीने में एक लंबी चौड़ी पुस्तिका जारी की गई और जानकारी दी गई, हमने अपराधियों को खत्म कर दिया है। 2017 मार्च से लेकर 2018 मार्च तक 1100 इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में। अपराधियों को मारा जा रहा था, इसमें हम कोई उंगली नहीं उठाएंगे। लगभग 49 लोगों को मारा गया इस एनकाउंटर में, जो आपराधिक छवि के थे, अपराधी थे, अपराध के साथ जुड़े हुए थे। 370 गोलियों से घायल हुए जब इनकाउंटर हो रहा था। 3300 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो यह मान लेना चाहिए स्थिति अनुकूल हो गई और अपराध कम हो गया। यकीनन अपराध कम हो गया, क्योंकि 2018 के मार्च में जब योगी सरकार ने डाटा रिलीज किया तो उन्होंने बतलाया मर्डर में लगभग 7.5% की कमी आ गई है, डकैती में लगभग 5.5% की कमी आ गई है, एडक्शन जो होता था वो लगभग 13.5% की कमी आ गई है, जो फिरौती मांगी जाती थी लगभग 29% कम हो गया है, जो भी अपराध थे उसमें भारी कमी आ गई। इस बात का कच्चा चिट्ठा मार्च 2018 में रखा गया। लेकिन देखिए संयोग, 2019 में जब चुनाव होता है लोकसभा का, तो उस लोकसभा के भीतर में सबसे ज्यादा आपराधिक छवि के सांसद बनते हैं उत्तर प्रदेश से। तो ये अपराधियों का इनकाउंटर क्यों नहीं हो पाया। ये पॉलिटिशियंस थे, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे। 80 सांसदों में से 44 सांसदों ने हलफनामा जो दिया, जो चुनकर आए हैं, ओवरऑल देखिएगा तो लगभग 3000 से ज्यादा जो चुनाव लड़ने के मैदान में थे वो आपराधिक छवि के थे। लेकिन 80 सांसदों का चुनाव होना था, 80 में से 44 आपराधिक छवि के, और 44 में से 30 जो हैं ये गंभीर आपराधिक क्षणों में आते हैं। इनके ऊपर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, डकैती, थेफ्ट, इन सब के आरोप हैं। अब सवाल है कि उत्तर प्रदेश के भीतर में उनके अपने मंत्रिमंडल में या उनकी अपनी परिस्थिति क्या थी, क्योंकि 2017 के बाद 2020 3 साल लगभग हो चुका है योगी सरकार को। लेकिन 2017 में जब चुनाव लड़ा जा रहा था, उस वक्त जो हलफनामा दिया जा रहा था और जो चुनाव जीत कर आए, उन चुनाव जीतने वालों में से कई मंत्री बन गए। हमें लगता है मंत्रियों का ही जिक्र आपसे कर लें तो भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मंत्रियों की फेहरिस्त में जब यह बात सामने आई कि जो आपराधिक छवि के मंत्री हैं उसमें 45% लोग दागदार हैं। अजीबोगरीब स्थिति है, एक लंबी फेहरिस्त है। और तो और उस समय राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो हलफनामा दिया था, अपने खिलाफ 3 केसेस का मामला दिया था। उन्होंने कैबिनेट की बैठक में वो 3 मामले खत्म करवा दिए और कहा कि राजनीतिक रंजिश की वजह से उनके खिलाफ ये मामले थे। यहां से एक दूसरी बहस शुरू होती है, तो इस देश के भीतर में अदालत की महत्ता क्या है। और रंजन गोगोई जब बैठे होंगे संसद के भीतर में, क्या वो ये कह पाने की हिम्मत जुटा पाएंगे
कि कोई भी आपराधिक मामले की सुनवाई तो कोर्ट में होनी चाहिए। कैबिनेट की बैठक के जरिए आप चीजों को कैसे रफा दफा कर सकते हैं? क्या वो कह पाएंगे पार्लियामेंट में बैठकर? इंतजार कीजिए, कहते हैं या नहीं कहते हैं। लेकिन जब हम जिक्र उत्तर प्रदेश का कर रहे हैं और मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश के भीतर का जिक्र कर रहे हैं, अभी 2020 में किस किस के खिलाफ कौन कौन से मामले हट गए हैं यह नहीं कहा जा सकता है। लेकिन 2017 में चुनाव जीतने के बाद जो हलफनामे थे उसमें मौजूदा वक्त में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उसमें हर नाम जारी था, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य का हो, चाहे नंद गोपाल नंदी हो, सत्यपाल सिंह बघेल हो, दारा सिंह चौहान हो, सूर्य प्रताप शाही हो, ओम प्रकाश राजभर हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, आशुतोष टंडन हो, ब्रजेश पाठक हो, या राज्य मंत्री के तौर पर उपेंद्र त्रिपाठी हो, सुरेश कुमार राणा हो, भूपेन्द्र चौधरी हो, गिरीश चंद्र यादव हो, मनोहर लाल हो, ये सारे उन्हें अपने हलफनामे में जिक्र किया है। वो राजनीतिक रंजिश से है या कोई अपराध किया गया, ये दूर की गोटी है। लेकिन उसके बावजूद भी जो आईपीसी की अलग अलग धाराएं हैं उससे बहुत साफ तौर पर पता चल सकता है कि कितनी बड़ी तादाद में 10 कैबिनेट मिनिस्टर्स, 6 स्टेट मिनिस्टर्स जिनके खिलाफ मामले दर्ज हैं, जो 16 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जिनके खिलाफ अलग अलग वो हत्या का आरोप है, अपहरण का आरोप है, बलात्कार का आरोप है, किसी पर राजस्व को चूना लगाने का आरोप है, किसी पे करप्शन एक्ट के तहत आरोप दर्ज किया गया, किसी पे पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया, और यह फेरिस्त होती चली गई। इस फेरिस्त का मतलब इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि फिर से पार्लियामेंट देखिए, पार्लियामेंट में देखिएगा तो 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हारी थी और मनमोहन सिंह बने थे, उस समय 150 सांसद दागी थे। 2009 में 158 हो गया, 2014 में 185 हो गया, और 2019 में यानी पिछले साल 185 सांसद हो गए, सॉरी 234 हो गए। 185 2014 में थे, 234 हो गए। 234 का मतलब होता है हर दूसरा या दूसरे के बाद वाला शख्स दागी है। यह संसद के भीतर की स्थिति है। लेकिन सवाल इतना भर नहीं है, सवाल यह है कि जो कैबिनेट मिनिस्ट्री थी, जो मोदी सरकार की मंत्रियों की कैबिनेट मिनिस्ट्री थी, उनके भी हलफनामों को अगर आप देखेंगे, हो सकता है उनके खिलाफ मामले राजनीतिक रंजिश के हों, लेकिन आपराधिक मामले जो दर्ज किए गए उसमें 20% थे जो 2014 में थे जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे। 2019 में उसमें 2% का इजाफा हुआ, 22% हो गए। जिनके खिलाफ गंभीर मामले थे 2014 में वो 17% थे, और लेकिन 2019 में वह 29% हो गए। तो क्या मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री ने भी आपराधिक छवि की राजनेताओं को आगे घुटने टेक दिया और उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर्स तक बना लिया? क्योंकि 56 मंत्रियों की फेरिस्त में जो 22 आपराधिक छवि के मंत्री हैं उसमें से 16 के खिलाफ गंभीर मामले चल रहे हैं, गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। यानी एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम किसको टटोले? आप कहेंगे कुछ और नया बताइए, तो नया बताते हैं। नया नया सरकार बनी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की स्थिति को आप देख लीजिए, या फिर राज्यसभा भी आपके जहन में आना चाहिए कि जो नई राज्यसभा आई है इसमें कितने अपराधी हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की स्थिति को आप पहले देखिए। मध्य प्रदेश के भीतर में जो मौजूदा वक्त में जो 12 विधायक थे जो कांग्रेस से जीते थे और वो छोड़कर चले गए बीजेपी में, और फिर बीजेपी ने उनको मंत्री बना दिया, उस मंत्री बनाने की फहरिस्त में 6 मंत्री ऐसे हैं जो कि छोड़कर गए थे, यानी कांग्रेस से जीते थे बीजेपी में चले गए। उनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं। प्रभुन सिंह तोमर, गिरिराज दंडोतिया, सुरेश धाकड़, अदल सिंह कासना, तुलसीराम सिलावट, इमरती देवी, इनके खिलाफ आपराधिक मामले का हलफनामा में इन्होंने दर्ज किया हुआ है। और ओवरऑल आइएगा शिवराज सिंह चौहान की जो 34 मंत्रियों की फेरिस्त है उसके भीतर देखिएगा तो उसमें 12 ऐसे हैं, यानी 6 तो यही हो गए, 6 और हैं, लेकिन टोटल 6 ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं, और एक के खिलाफ तो अटेम्प्ट टू मर्डर का भी है चार्ज। अब आप सोचिए कि कौन सी स्थिति है। और मुश्किल यह नहीं है, मुश्किल यह भी है कि जो मंत्री बनाए गए हैं उसमें 7 मंत्री ऐसे हैं जो 5वीं से 12वीं तक पढ़े हैं, और 2 मंत्री तो ऐसे हैं जो सिर्फ लिखना जानते हैं, जस्ट इलिटरेट, या जस्ट लिटरेट कहिए, जो इलिटरेट नहीं है क्योंकि लिखना जानता है तो हम लोग शिक्षित मान लेते हैं। तो ऐसी स्थिति है। और राज्यसभा में जो आए हैं इस बार, जो 62 सांसद नए बने हैं राज्यसभा में जो आए हैं, जो अलग अलग जगहों से चुनकर आए थे, खरीद फरोख्त का जिक्र हो रहा था, उसमें से 16 के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। उसमें 16 में से 11 जो है इनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं,
ये पार्लियामेंट में, राज्यसभा में इस बार चुने गए हैं। तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके रंजन गोगोई कोई लेटर लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट को, अरे जनाब आप कार्रवाई कीजिए, हमसे भूल हो गई, हमने कार्रवाई नहीं की थी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी 2014 के मई में ही जिक्र किया था कि कार्रवाई होनी चाहिए, जुलाई के महीने में जिक्र किया था, तो आप कार्रवाई कीजिए इन पर। लेकिन उसके बाद से जो सुनवाई शुरू हुई इतनी ढीली थी कि कोई कार्रवाई ही नहीं हो सकी। और जब राज्यसभा के भीतर में आया तो उसमें भी एक शख्स ऐसा है जिसके खिलाफ आईपीसी की 376 धारा लगी है। 376 का मतलब रेप होता है। एक के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर लगा हुआ है, दो के खिलाफ, यानी आईपीसी 307। एक के खिलाफ मर्डर का चार्ज है जो सेक्शन 302 होता है। नाम बताने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें मौजूद है क्योंकि इन्होंने हलफनामा दिया, इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है, पार्लियामेंट के भीतर इनके दस्तावेज मौजूद है, हर जगह मौजूद है। और पॉलिटिक आप साइट्स देखना चाहते हैं तो एसोसिएशन ऑफ फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स जो है, एडीआर है, उसकी साइट पर जाइए, आपको मिल जाएंगे सारे डाटा। उसने पूरा कलेक्शन किया है, अपने तौर पर हर जानकारी दी है कि इस रूप में। अब यहां से सवाल होता है कि अगर ऐसी स्थिति इस देश के भीतर की है जहां पे हम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उसमें हाथ में कुछ नहीं बच पा रहा है, तो अगला सवाल यह होगा इस देश के भीतर का सच अगर ऐसा हो चला है तो इस अपराध को रोका क्या जाए। और हम जब जिक्र आपसे विकास दुबे का कर रहे हैं, ये कहते हुए कर रहे हैं कि उसकी जो फहरिस्त बतलाती है वो जो पंचायत चुनाव से जो शुरू होता है, और यह तो क्वालिफिकेशन है मौजूदा वक्त की राजनीति में। और एनसीआरबी का डाटा तो आपको डरा देगा क्योंकि इस देश के भीतर में आप सोचिए जो एफआईआर दर्ज क्रिमिनल्स की होती है एक दिन में कितनी होती होगी। इस देश के भीतर में एक दिन के भीतर में जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स बतलाते हैं कि दर्ज किए जाते हैं वह तकरीबन 15,000 है। 15,000 एफआईआर क्रिमिनल्स को लेकर, और हर क्रिमिनल्स का जब खांचा टटोलना शुरू कीजिएगा तो उसमें एक पॉलिटिशियंस आ ही जाएगा। एक दायरे में पॉलिटिशियंस या तो फोन करके थाने को बता रहा होगा या थानेदार पॉलिटिशियन से इजाजत ले रहा होगा। क्या करें इसका? इस परिस्थिति में हम लोग आकर खड़े हो गए। लेकिन सवाल है इनकी तादाद कितनी है और इस देश की तादाद कितनी है। इस देश के भीतर में तो 130 करोड़ लोग रहते हैं, और अगर हमने जब जोड़ना शुरू किया हर स्तर पे, जितने भी स्तर पर चुनाव होते हैं गांव से लेकर संसद तक के भीतर में, तो इस देश के भीतर में तकरीबन 26.5 लाख पॉलिटिशियन ही आए, चाहे वो पंचायत स्तर के हों, जिला पंचायत स्तर के हों, निकाय चुनाव में आते हों, या विधानसभा में आते हों, या फिर संसद के भीतर आते हों। और अपने दायरे में ये आपराधिक छवि के जो हर तीसरा शख्स, ये विधानसभा की स्थिति भी है, विधानसभा के भीतर भी 4,276 एमएलए में से लगभग 1,600 एमएलए जो है इनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। यहां पर भी हर तीसरा शख्स वैसे ही नजर आएगा। तो इसका मतलब है कि यह एक ऐसी पॉलिटिकल क्वालिफिकेशन है जिसमें पॉलिटिक्स को ही शोर मचाना है, अपराध ना हो, पॉलिटिक्स को ही अपराध करना है, पॉलिटिक्स को ही लोकतंत्र के मंदिर के भीतर घुसकर उसकी साफ सफाई का जिक्र करना है। और ऐसे में आखिरी सवाल, इस देश के भीतर में वह पुलिसकर्मी क्या करे जो जानता है कि जिसकी वो रक्षा करने के लिए भेजा जा रहा है वह अपराधी है। वह पुलिसकर्मी क्या करे वो जिसकी सुरक्षा में भेजा जा रहा है, उसको पता है कि उसके खिलाफ उसी ने कई एफआईआर दर्ज की हुई है अपने थाने में, वो क्या करे। और अगर वो सत्ताधारी पॉलिटिशियन है तो उसका रुआब, उसकी रौब और उसकी समझ जो है किस रूप में काम करती है यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति के भीतर में यह देश अगर विकास को खोजता है, विकास के पीछे पूरा देश लगा हुआ है, तो हमें लगता है कि सारी चीजें तो हमारी आंखों के सामने मौजूद है। क्यों नहीं हर किसी की फाइल उठाई जाए, शुरुआत मर्डर से ही की जाए। वह विधायक, वह जिला पंचायत का प्रधान, वह संसद के भीतर बैठा हुआ सांसद, वह राज्यों में बैठे हुए मंत्री जिनके ऊपर मर्डर के चार्जेस हैं, उनको तुरंत हटा दीजिए। जिन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर है उनको हटा दीजिए, जिसने रेप किया है उसको हटा दीजिए, जिसने डकैती डाली है उसको, ये काम तो कर ही सकते हैं। जो गंभीर अपराध वाले हिस्से हैं उसी को ले आइए। और आखिरी सवाल, अगर अपराध की फसल पे सवार होकर इस देश के लोकतंत्र के मंदिर में देश के पूर्व न्यायाधीश बैठे होंगे तो फिर जरा कल्पना कीजिए कल वहां पर कौन पहुंचना नहीं चाहेगा। वह इस देश का अपने तौर पर कोई कॉरपोरेट किंग हो, कोई माफिया हो, कोई संपादक हो, कोई ड्रेडेड क्रिमिनल हो, कोई भी पहुंचना चाहेगा।
और उसको लेकर आप कुछ कह नहीं पाएंगे, और वही वो बात का जिक्र करेगा। देखिए उस पंचायत स्तर के व्यक्ति को, देखिए उस जिले स्तर के व्यक्ति को, देखिए वह तो क्रिमिनल है, और उसको पकड़ लीजिए तो मान लीजिए कि फिर आपने शानदार काम किया, अब आप ईमानदार हो गए, आपकी छवि स्वच्छ हो गई। यह इस देश के भीतर का अनूठा सच है। 26,65,000 ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक के भीतर चुने हुए लोगों में से हर तीसरा शख्स आपराधिक छवि वाला है। उसके ऊपर केस चल रहे हैं, थानों में उसके खिलाफ FIR दर्ज है। इस देश में एक शोर तो उठे, किसी अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा। किसी अपराधी को आप तब तक नहीं बोल सकते अपराध के खिलाफ जब तक आप अपनी पार्टी से, अपनी मिनिस्ट्री से उसको हटाएंगे नहीं। बोल के देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।